मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें अपने पेरेंट्स को जो है वो एक बार याद करना चाहिए और उनको ग्रेटिट्यूड, शब्द छोटा है शायद, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और अपने टीचर्स को और परमपिता परमेश्वर को जिसने ये दुनिया बनाई है, अपने माता पिता को जिन्होंने हमें इस जीवन में लेके आए, तो उनको सबको एक शुक्रिया भी शब्द अच्छा नहीं है, बट इससे ज़्यादा कोई शब्द है नहीं, तो मेरे को लगता है जो मुझे मालूम, तो उनको याद ज़रूर कर लेना चाहिए कि आज हम ये पढ़ पा रहे हैं, समझ पाएंगे। अब मुझे पता नहीं आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मुझे मालूम नहीं, और यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जो आप नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, देखते का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में आपने सुना है। अभी तो ये बेसिक कोर्स है, इस बेसिक कोर्स में भी डिफरेंस होगा जो आम जैसा आप समझते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, बट लेट अस स्टार्ट। पहले ये समझ लेते हैं, ये दो शब्द मैंने लिखे हैं, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी, राइट। दो शब्द लिखे हैं, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। तो आप इसमें से क्या पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ये बता सकेगा कोई? अर्चना जी क्या पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी? आवाज नहीं आ रही, तो आपका म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, बोलो। Astrology, sir. एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष नहीं पढ़ना चाहते हैं? Sir, it's I think both are same. बहुत अरसे, ठीक है ना। तो ये हमें लगता है हमेशा कि जो अंग्रेजी में शब्द है उसके हिंदी में पर्यायवाची मिलेंगे हमको, हमको ऐसा लगता है दैट ज्योतिष इज सिनोनिम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेदर ज्योतिष इज सिनोनिम ऑफ एस्ट्रोलॉजी और नॉट। तो हिंदी आपने पढ़ी होगी तो उसको संधि विच्छेद करते हैं, लंबा शब्द होता है तो उसको संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ज्योति प्लस ईश। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ज्योति प्लस ईश। एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रो प्लस लॉजी और लॉजिक। तो समझिए मेरी बात, एस्ट्रो कहाँ का शब्द है? एस्ट्रो इज अ ग्रीक वर्ड, वहां से एस्ट्रो आया, राइट। एस्ट्रो मीन्स स्टार, लॉजी हो गया साइंस ऑफ या लॉजिक ऑफ स्टार्स, ठीक है, और साइंस रिलेटेड टू स्टार्स। इसका क्या अर्थ हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योति प्लस ईश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हियर ज्योति मीन्स नॉलेज, ईश इज गॉड। क्या मतलब हुआ? मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया, हो गया डिफरेंट तो हो गया अर्चना दीदी, डिफरेंट तो हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ईश्वरीय ज्ञान, नॉलेज विच कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द गॉड। अब बड़ी अजीब सी बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्टार से, इसका लेना देना है स्टार से, ठीक है। तो पहली चीज आप समझ लें कि जो भी वेस्टर्न थॉट है उससे जो हमारी ईस्टर्न थॉट होती है ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। दोनों संस्कृति अलग तरीके से इवॉल्व हुई है। हमारे यहाँ पर समाज और संस्कृति अलग है, वहाँ पर समाज और संस्कृति अलग है। तो दो शब्द जो हम मानते हैं सिनोनिम है, वो सिनोनिम होते नहीं। जैसे रिलीजन, रिलीजन का कोई हिंदी शब्द नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का कोई हिंदी का शब्द नहीं है, तलाक का कोई हिंदी का शब्द है? अब बताओ। डाइवोर्स का कोई हिंदी का शब्द है? बताओ। डाइवोर्स का कोई हिंदी का शब्द नहीं है, डाइवोर्स का कोई संस्कृत का शब्द नहीं है, डाइवोर्स का कोई मलयालम में शब्द नहीं है, कन्नड़ में नहीं है, तेलुगु में नहीं है, बंगला में नहीं है।
ऐसे हजारों ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो आपको उसका सिनोनिम में मिलेगा। उसका रीजन यह है कि यहाँ पर समाज अलग है, वहां समाज अलग है। तो जब यहाँ चीजें वो थी ही नहीं, जब वो चीजें वहां है ही नहीं, तो फिर उनके शब्द नहीं बने, और जो यहाँ है ही नहीं उनके शब्द ही नहीं बने। यहाँ पर बीवी से तलाक हो नहीं सकता था तो कभी तलाक बना नहीं, किसी ने सोचा नहीं। माँ से तलाक हो नहीं सकता, बाप से तलाक नहीं हो सकता, तो फिर बीवी से कैसे हो सकता? किसी ने सोचा नहीं तो शब्द ही नहीं बना। गॉट इट? अब खैर, तुम सम ऑफ द थिंग इधर, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर मैंने लिखा है ईश्वरीय ज्ञान, ठीक है ना। तो जब हम ज्योतिष को डील करेंगे तो इसमें सोच डिफरेंट आएगी हमारे पीछे से। सब्जेक्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज रहेंगी, लेकिन जब हम सब्जेक्ट को एंड करने पे आएंगे तब हम पाएंगे कि, क्योंकि मैं तो हिंदू सभ्यता से आता हूँ ना, सिंधु घाटी की सभ्यता से आता हूँ, तो मेरी सोच भी तो वही रहेगी जो हमारे संस्कृति की रहेगी, ठीक है ना। मैं तो भारत देश में ही पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन दिमाग जो है वो तो वही का वही रहेगा। तो ईश्वरीय ज्ञान का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप ये समझते हैं कि ज्योतिष से हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे, आगे का जीवन के बारे में बता पाएंगे। तो ज्योतिष की सोच ये है कि अपने कर्म का ही फल मिलता है, अपने कर्म का ही फल मिलता है, और वो ऑटोमेशन में है। ऑटोमेशन किसने बनाई है? वो ऑलमाइटी ने बनाई है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान, ठीक है। इसमें एक कोट करूंगा, एक लाइन है परमहंस योगानंद जी की, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें वो कहते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। अपने कर्म से ही आगे इंसान को फल मिलता है, और कोई तरीका नहीं है। भगवान का कोई इसमें हाथ नहीं है, किसी ग्रह का हाथ नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। यही हमें स्टडी करना है कि कैसे मिलेगा। अब क्या है कि जो वेस्टर्न सिस्टम है वो बोल रहा है प्लैनेट्स का असर मिलेगा। तो जब प्लैनेट्स का असर मिलेगा, उनकी संस्कृति ये कहती है देयर इज ओनली वन जन्म, एक ही जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो कॉफिन में चले जाते हैं, फिर फैसला होता है। तो आपके कर्म का फल नहीं है, ग्रहों का फल है। तो जो शनि राहु केतु इधर उधर घूम रहे हैं वो रिजल्ट देंगे, हम कहते हैं कर्म का फल। लेकिन ये जो ग्रह तो हम यूज करते हैं, ये तो आपने देखे होंगे, सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, वही के वही है। साइंस के नाम भी वही के वही हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हम ये कह रहे हैं कि जो ज्योतिष है ये हमारे कर्म का थर्मामीटर है, उससे हमको रीड कर पाएंगे कि हमारे कर्म का हमको फल कैसे मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि स्टार्स का रिजल्ट मिलेगा। आप समझे मेरी बात, कि भाई थर्मामीटर मुंह में लगा तो वो कह रहे हैं थर्मामीटर ने बुखार चढ़ा दिया, हम कह रहे हैं थर्मामीटर ने बुखार बताया। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप ये बुक जरूर पढ़ना अगर आपको इच्छा हो, तो बुक अच्छी है। ये तो अध्यात्म पे बुक है, बट इट हैज समथिंग रियली गुड टू टेल अबाउट एस्ट्रोलॉजी आल्सो। हालांकि थोड़े से ही पन्ने हैं उसके अंदर, बट उसमें ये क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि ज्योतिष क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताई। अब आपने ये तो सुना, ये तो देखा ही होगा, आपने देखा है आरजू, देखा है ये एक चम्मच। देखा हाँ है? जी, देखा है। इसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, मैंने इंग्लिश के शब्द लिख दिए ताकि सबको समझ में आ जाए। आ उ और माँ, ठीक है ना, ये अलिफ है सर, ये है ना, आ उ और माँ, ठीक है।
ये मेरा ख्याल चपाती। हाँ जी, ये बेटे मुझे पकड़ाना ये सारी अब आप राइस डालो। चावल बाद में डाल लेना। अब बताओ, किचन में बैठ के तो मत पढ़ो यार, ठीक है। ओम सुना होगा आपने, तो ओम में जो ध्वनि आती है आ, उ और माँ, ठीक है, ये बाद में हमें समझ में आएगा, मैं समझा भी दूंगा आपको। माँ की जो ध्वनि है, दैट इंक्रीजेस फायर और एनर्जी इन द बॉडी। आ increases the space, U increases the air, and air and space gives rise to water. आपने देखा होगा ऊपर स्काई से पानी आता है, ठीक है। एंड एयर एंड फायर गिव्स राइज टू अर्थ। जहाँ आग जल रही होगी नीचे राख बनेगी, ठीक है। ये स्पेस, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, ये 5 चीजें क्या हुई? पंचतत्व। पंचतत्व। ये पंचतत्व, ठीक है। तो ओम का अर्थ क्या है कि जब आप इसको उच्चारण करते हैं तो आप अपने शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो आपको ओ 66% और माँ 33% बोलना है। तो 33% और आ ऊ मिलके हो जाता है ओ। तो ये 66% बोलना है, बाकी 33% अगर आप उच्चारण करते हैं तो यू बैलेंस योर पंच तत्व। बॉडी में भी पंच तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ये हर जो भी हमारी प्राचीन विद्याएं हैं ये पंच तत्वों पर ही निर्भर करती है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये पंच तत्वों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। इनका मतलब क्या है? वी वोंट फाइंड दीज थिंग्स रिटन इन एनी बुक्स। इनकी किताब है ही नहीं। अब नहीं है तो नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट इट इज टॉट इन आयुर्वेद एंड इट इज टॉट इन यूनानी। क्योंकि यूनानी जो पद्धति है और आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, मेडिकल साइंस है, ये इसी पे बिलीव भी करते हैं और इसी पे ही खड़े हैं। और बाकी भी जितनी पुरानी हमारी विद्याएं हैं इसी पे खड़े हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज अर्थ। तो पहले मैं ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद में आगे ज्योतिष बताऊंगा। तो ये बताने से पहले, अब क्योंकि सभी आ गए हैं तो मैं सबको समझा देता हूँ क्लास के रूल्स। तो क्लास के रूल्स ये हैं कि आप में से कोई भी जब भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, बल्कि क्वेश्चन जरूर पूछो। क्योंकि क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं पूछोगे, आई एम योर टीचर, तो फिर किससे पूछोगे? अगर आप सबको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते हो तो हो सकता है वो ऐसा क्वेश्चन हो कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हो कि लोग हंसेंगे, बाकी स्टूडेंट्स और टीचर पे भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, टीचर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन पूछोगे। तो आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है वो हल्का हो सकता है, बट हो सकता है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो, और हो सकता है उसका आंसर मुझे भी ना आता हो। और यंग बच्चे हैं जो बैठे हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद है क्वेश्चन पूछने की भी। और अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा ज्ञान, मतलब मैं अपनी बात करूं, मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है। तो छोटे बच्चे बोलेंगे तो उनकी जो सोच है वो ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से दुनिया को ज़्यादा मॉडर्न देखा है, तो उनकी सोच ज़्यादा डेवलप्ड है हमसे। तो जैसे हम बुढ़े हो जाते हैं वैसे भी सोच कम होती है, अकल भी कम होती चली जाती है धीरे धीरे। तो इसलिए भी छोटे बच्चों की बात जो है, हो सकता है सबको लाभ ज़्यादा मिले। तो कोई एज की कोई को मतलब कंसिडर ना करना, और ना ये समझ को डिफरेंट करना कि मैं बिल्कुल ही नया हूँ या नई हूँ तो मेरी क्वेश्चन बड़ा अजीब सा होगा। कोई चिंता नहीं, आप क्वेश्चन पूछो प्लीज। अगर कहीं और से उत्तर ढूंढोगे, कहीं और से आंसर ढूंढोगे, तो फिर आपको डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
तो उस पर मत बिलीव करें, मेरे से पूछें, ठीक है। एक रूल तो ये था। दूसरा रूल ये है कि म्यूट करके रखना सब आप अपना। जब भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके आंसर क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसको म्यूट कर दो। कई बार मेरी आवाज भी इको करती है, कई बार ऐसा होता है। और मैं नॉर्मली जो है टाइम का पाबंद आदमी हूँ, आने में जाने में पाबंद नहीं हूँ, फिर मैं बैठा रहता हूँ। आने में पाबंद हूँ, तो आप 4 बजे की क्लास है तो 4 बजे आ जाया करो। एक सब पूछ रहे थे वीडियो की, मैं तो जो वीडियो मिलेगी सबको वीडियो मिलेगी, मैं रिकॉर्ड कर लिया करता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग चल रही होगी, आप देख रहे हो, तो वीडियो आपको मैं बाद में भेज दिया करूँगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, और कोई रूल नहीं है क्लास का, तो आप पढ़ो। कोई रीडिंग मटेरियल नहीं है, कोई जब भी जरूरत होगी आई विल सेंड। कोई बुक जो है रिकमेंडेड नहीं है, किताबों में कुछ नहीं लिखा। पुस्तक न तो विद्या न तो ज्ञानम, किताबों के अंदर अगर नॉलेज होती तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अब आ जाते हैं अर्थ। व्हाट इज अर्थ, ठीक है। व्हाट इज वाटर, व्हाट इज फायर, व्हाट इज एयर एंड स्पेस, ठीक है ना। ये जो साइंस के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो समझ लें कि जितनी भी हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, एंशिएंट साइंसेज हैं, वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा उनका जोर है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे जोर नहीं है। जैसे आप कोयला जलाएंगे तो उसका केमिकल फार्मूला है C+O2 CO2, सिंपल फार्मूला है। मैंने भी ज्यादा केमिस्ट्री नहीं जानता तो मैंने लिखा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग हो गया। अग्नि प्रज्वलित हुई है, फायर है, अग्नि प्रज्वलित हुई तो वो डिफरेंट तरह से बात करें, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसमें केमिकल नहीं है, फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज पे ज्यादा जोर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दिमाग को। तो अब है अर्दी। व्हाट इज एन अर्दी एलिमेंट, पंच तत्व है। तो ये अर्थ तत्व क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब ये पड़ी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्लास है, दिस इज अर्दी एलिमेंट। ग्लास है, ये अर्दी एलिमेंट है। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अर्दी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वन इज वेट, अनदर इज स्टेबिलिटी, एंड थर्ड इज शेप। कोई भी अर्दी एलिमेंट होगी तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज होंगी मेन। तो 3 प्रॉपर्टीज क्या है? पहली क्या है? वेट, दूसरी स्टेबिलिटी, और तीसरी स्पेस। क्यों ब्लर हो रहा है? वेट, स्टेबिलिटी एंड शेप। अब ये ग्लास है, गिलास में शेप है आरजू, है ना, शेप है, वेट भी है और स्टेबिलिटी भी है। ये जहां रख दूंगा वहीं पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम अपनी बॉडी से भी जोड़ लेते हैं, एज से भी जोड़ लेते हैं, कैसे ये काम करता है। और बिल्डिंग बनती अगर आपने देखी हो तो बिल्डिंग से भी जोड़, ठीक है। आपने बिल्डिंग बनती देखी हो शुरू में, तो उसमें क्या क्या चीज लगती है? तो उसमें अर्धी चीज सबसे ज्यादा लगेगी। कौन कौन सी चीज लगती है बिल्डिंग बनने में? स्टार्टिंग, सबसे ज्यादा जो चीज लगेगी वो लगेगी स्टील बार, कंक्रीट, ब्रिक्स। तो आप स्टील बार को देखो, जो स्टील सरिया होता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है, वेट है, शेप है। कंक्रीट है, स्टोन है, वेट है, स्टेबिलिटी है, शेप है। ब्रिक्स है, कनाडा के अंदर जो है वुड लगती है, ठीक है ना। तो जो हैवी वुड है उसकी वेट है, स्टेबिलिटी है, शेप है। लेकिन जो उसका जो नीचे फाउंडेशन डाली जाती है वो कंक्रीट की डाली जाती है, ठीक है ना। चाहे बेसमेंट बनेगी या बेसमेंट नीचे दीवार है ना, वो क्योंकि वाटरप्रूफ करनी होंगी तो उसमें वुड नहीं डलती, उसके अंदर फिर वही कंक्रीट और स्टील बार डलती। अब इसको मिक्स करते हैं स्टोन डस्ट के साथ।
पानी के साथ और सीमेंट के साथ। पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, सिर्फ यही रह जाता है स्टील बार, कंक्रीट ब्रिक्स, और जो दीवारें हैं खड़ी होती चली जाती हैं। जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं उनके तो लकड़ी के मकान है, लेकिन जो विद इन द सिटी रहते हैं उनके सीमेंट कंक्रीट के हैं, मतलब कनाडा के अंदर की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, समझ लो 8 मंजिल 10 मंजिल ऐसे बन गया, है ना। उसके बाद फिर उसकी जो बिल्डिंग है उसमें फिटिंग्स लगाई जाती हैं, बिजली की फिटिंग्स, सैनिटरी की फिटिंग्स, पेंट वगैरह होता है, ठीक है ना। नाउ कमिंग ऑन टू पेंट एंड अदर फिटिंग्स आफ्टरवर्ड्स। तो पहले अर्दी आपको समझ में आ गया, अर्दी की आपको आइटम समझ में आ गई। वाटर में क्या होगा, वाटर में वेट होगा, वाटर में स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी वाटर में, ठीक है ना। ये इसमें मोबिलिटी होगी, मूव करेगा ये, शेप भी नहीं होगी, ठीक है ना। मोबिलिटी कहेंगे या इसको फ्लूइडिटी कहेंगे, शेप भी नहीं होगी इसकी। गिलास में डल जाए गिलास जैसा हो जाएगा, कप में डल जाएगा पतीले में डल जाएगा पतीले जैसा हो जाएगा, ठीक है। और फायर में क्या होगा, ना वेट है, ना मोबिलिटी है, ना फ्लूइडिटी है, इसमें क्या है, एनर्जी, ठीक है। मॉडर्न साइंस के अंदर सबसे पहले ये पंच तत्वों को समझा था जेम्स वॉट ने। किसने समझा अर्जुन? जेम्स वॉट। ठीक है, जेम्स वॉट ने पानी देखा, H2O पानी, तो उसने समझा कि पानी जो है वो अर्दी भी है, वाटरी भी है, फायरी भी है, एरी है, सब हो सकता है। H2O क्या हो गया, वाटर। ये अर्दी कैसे हो सकता है बता, कि इसमें वेट भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, शेप भी हो। अर्चना जी आप कहाँ रहते हो, आवाज नहीं आ रही। रोहिणी। रोहिणी में जो है बर्फ जो है कितने बजे गिरती है? सर स्नोफॉल नहीं होता तो सर नहीं, रोहिणी में बर्फ कितने बजे गिरती है, कहाँ गिरती है, मैं बताता हूँ आपको। रोहिणी में रोज बर्फ जो है 8 बजे के बाद रात को गिलासों में गिरने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो वाटर H2O जब वो ठंडा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा, then it becomes ice, so that ice has weight, stability and shape. Got it? तो जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर के अंदर जो है जो आइस है, it has weight, stability and shape. So this H2O, what I'm trying to tell you is chemical formula may not have the same physical properties. The chemical formula of H2O can be earthy, can be watery, can be fiery, can be airy. ठीक है ना। अब ये जो H2O है ये वाटर है, ये तो क्लियर है ना, H2O वाटर है, ठीक है। अब पानी में आग कैसे लगती है ये बताओ, पानी में आग कैसे लगती है यार? इसमें तो कोई बड़ी सिंपल सी बात है अर्चना जी, आप इतना तो कोई मुश्किल सवाल। पानी में आग कैसे लगती है? आपने वो हिंदी पिक्चर देखी कभी? जी सर उसमें वो देखिए। हीरोइन बोलती है ना, पानी में जले मेरा गोरा बदन, तो वो पानी में उसका बदन जल रहा है, इसका मतलब पानी में कहीं आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? हाँ जी सर। लगी हुई है। अच्छा, आपने कभी चावल उबाले हैं कुकर में? हाँ जी सर। तो जो सीटी जब जो है बजती है तो उसमें जो स्टीम निकलती है, जब हाँ सीटी जी। बज रही हो तो उंगली लगाओ तो पानी में आग लग जाती है, समझ गए? तो जब when steam is under pressure, H2O has energy, fire. समझ गए? अब समझ गए पानी में जले मेरा गोरा बदन कैसे? कि उसने कुकर की सीटी के आगे उंगली रख दी है बेवकूफ ने।
ठीक है। अब पानी एयर कैसे हो जाएगा? आप कभी मसूरी गए हो? मैं वहीं की हूँ, देहरादून की ही हूँ। देहरादून की, तो रास्ते Native- में जाते हो तो जैन शिकंजी के बोर्ड लगे होते हैं। हाँ जी। जैन शिकंजी के बोर्ड लगे होते हैं। तो जैन शिकंजी की बोर्ड ऐसे लगा होता है, ग्लास ऐसे बना होता है, ठीक है। इसमें पाइप लगी होती है। यहाँ पर पाइप जो है ये लड़की की मुंह में होती है, लड़की की डिफरेंट डिफरेंट हीरोइनों की फोटो होती है, और यहाँ पर ऐसे बूंदे बनी होती है ऐसे जैन शिकंजी के बोर्ड पे बनी होती है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि इसके अंदर तो बर्फ है हाँ और जी। ये हवा के अंदर जो है पानी है। देयर इज ह्यूमिडिटी इन द एयर। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि जब स्टीम प्रेशर पे नहीं होती देन H2O इज एयर, वो स्टीम उड़ जाती है लेकिन उसके अंदर गर्माइश नहीं होगी। आप पतीले में जैसे आप पानी बॉयल कर रहे हो, कुकर में नहीं कर रहे, बॉयल नहीं हो रहा, तो आप उस स्टीम को उड़ते हुए अगर हाथ लगाओगे तो आपको गर्माइश फील नहीं होगी, बट वो जो है हवा के अंदर मिक्स हो जाती है। मेरी बात समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। एक ही केमिकल प्रॉपर्टी की जो चीज है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी विद द टेम्परेचर, प्रेशर, सॉरी है मैं वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं कनेक्ट हो गया। समझ गया सात्विक? जेम्स वाट जो है पतीले में पानी गर्म कर रहा था, तो उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, तो पानी जब बॉयल हुआ तो ढक्कन नीचे गिर गया, तो उसको पता चला कि स्टीम के अंदर फायर है। When steam is under pressure, it has energy. तो उसने कौन सा इंजन बनाया था सात्विक? स्टीम इंजन, ठीक है ना। और उस बदमाश वॉट की वजह से हम बिजली का बिल दे रहे हैं वॉट्स में, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अर्थ जो है वेट, स्टेबिलिटी एंड शेप, वाटर हैज वेट एंड फ्लूइडिटी, ठीक है ना, और गीलापन भी होगा इसके अंदर। फायर हैज एनर्जी, एयर में क्या होगा? वेट है एयर में, वेट है, कितना वेट होता है एयर में? गुब्बारे के अंदर कितना वेट होता है? तो हवा भरी हो, अगर गुब्बारे को उस पे रखोगे वेइंग स्केल पे तो कुछ तो आएगा वेट। बट एज कंपेयर टू अर्थ इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। इसकी फ्लूइडिटी जो है वो ज्यादा होगी, वाटर से ज्यादा, और एयर ड्राइनेस होगी इसमें, एयर में ड्राइनेस होती है, ठीक है ना। हवा चलेगी तो ड्राइनेस है। कपड़े जो है जब हवा चलाते हैं, पंखे पे पंखा चलाते हैं कई बार ना, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ड्राई हो, इसलिए पंखा चलाते हैं। और क्या होती है इसमें? नॉइज होती है। जैसे ढोल है, तो ढोल क्यों बजता है? क्योंकि ढोल में हवा होती है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं एरी, कोई भी एरी चीज की प्रॉपर्टी होगी, फ्लूइडिटी, ड्राइनेस, नॉइज, एनर्जी, वेट एंड फ्लूइडिटी, और इसकी भी वेट, स्टेबिलिटी एंड शेप। तो कमिंग बैक टू द बिल्डिंग, जो हम बिल्डिंग बना रहे थे, स्पेस में मैं बाद में आऊंगा, बिल्डिंग बना रहे थे, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर स्टील बार, कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टोन डस्ट, वाटर और सीमेंट डलता है। सीमेंट किस लिए डलता है? ताकि कंक्रीट, सीमेंट और स्टोन डस्ट को वो स्टील के साथ अपनी एनर्जी से जोड़ दे। अलग से अगर हम ब्रिक्स को, स्टोन डस्ट को रखेंगे सरिये के साथ, वो जुड़ते नहीं, सीमेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, ठीक है। अब बताओ सेम वे अगर मैं ये कहता हूं सात्विक कि राइस, वीट, जो भी स्टेपल फूड है दैट इज अर्दी, राइट एंड वीस, राइट, राइस एंड वीट आर अर्दी, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि राइस और व्हीट पानी के नीचे बैठते हैं या ऊपर तैरते हैं, बता। नीचे। नीचे बैठते हैं, इसका मतलब वो पानी से भारी है। जो चीज पानी से भारी है वो अर्दी है। अब हमको राइस बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे राइस, बता सात्विक। राइस कैसे बनाएंगे खाने के लिए? स्टीम करेंगे। ठीक है ना, उसको पानी में बॉयल करेंगे, ठीक है ना। स्टीम भी कर सकते हैं, पानी में बॉयल करेंगे। तो वही है, इसको वाटर डालेंगे और फायर डालेंगे। तो जो बिल्डिंग में हो रहा है वही खाने में हो रहा है। अगर हमको बिल्डिंग बनानी है अपनी, इसका मतलब बच्चा छोटा है, उसकी जब बिल्डिंग बननी है तो बच्चे को वही चीज अच्छी लगती है जो मीठी हो। तो राइस, व्हीट, शुगर, जगरी, ऑल आर स्वीट। बच्चों को यही पसंद है। बेबी को बेस्ट पसंद है, बच्चों को मीठी चीज पसंद है। बच्चा जो है सब्जी नहीं खाता, ठीक है ना। क्या क्या पसंद होता है बच्चों को खाने का, साथ ही बताएगा। बता क्या? कैंडी। कैंडी में शुगर है राजे। और बता। चॉकलेट्स। और मतलब वो खाने में जो मम्मी खिलाए तो मम्मी से क्या मांगेगा, क्योंकि मम्मी शुगर और वो तो देगी नहीं, कैंडी और चॉकलेट तो दे देगी नहीं, तो वो फिर क्या बनाएगी? रोटी बनाएगी, चावल बनाएगी, यही देगी खाने को। मिक्सी में डाल के उसको पीस के नाक बंद करके टॉर्चर। किस चीज से टॉर्चर होता है? जब छोटे नाक बंद करके, मेरे को तो हमेशा नाक बंद करके खिलाया। क्या क्या खिलाया तेरे को नाक बंद करके? कुछ भी दलिया या फिर कुछ भी, उसको मतलब बिल्कुल पीस के एकदम पतला पतला करके। मीठे चावल खा लेगा? मीठे चावल? अब नहीं, मेरे को चावल अच्छे नहीं लगते, वैसे रोटी वगैरह ठीक है। रोटी ठीक लगती है, बस सब्जी से मतलब बेटर रोटी मिल जाए, दही में चीनी डाल के खा ले, वो ठीक है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन लाइक। उसमें मिठास होनी चाहिए। नमकीन होगा या मिर्च होगी वो चीज, या कड़वी चीज होगी, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं होगी। करेला खाएगा पापा? करेला खाने को कहेंगे तो बिल्कुल नहीं खाएगा, ठीक है ना। तो जो भी मीठी चीज है उससे बच्चे की बिल्डिंग होती है। 17-18 साल तक बच्चे यही खाएंगे। जैसे बिल्डिंग की बिल्डिंग बनेगी, ऐसे 17-18 साल तक बिल्डिंग बनेगी। उसके बाद बच्चे के टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। इस तरह से बिल्डिंग में भी चेंजेस आएंगे। बिल्डिंग में जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो क्या लगेगा सात्विक? उसमें बिजली की फिटिंग लगेंगी, सैनिटरी की फिटिंग लगेंगी, दरवाजे पे पेंट होगा, पीओपी लगेगी, दीवारों पे भी पेंट होगा। तो फिर फिनिश कर देंगे उसको, फिर वो बिल्डिंग को दे देंगे कि अब ये बिल्डिंग ठीक हो गई। इसी तरह से जब 15-16 साल की लड़की हो जाएगी, 17 साल की लड़की, उसकी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, तो उसमें फिटिंग्स लगनी शुरू हो जाएंगी। कहाँ का लगती है लड़कियों में फिटिंग सात्विक? यहाँ लगती फिटिंग, यहाँ लगती फिटिंग। और पीओपी कहाँ लगती है? यहाँ पीओपी लगती है। पेंट का लगता है, यहाँ पेंट लगेगा और यहाँ पेंट लगेगा। अब लड़की की बिल्डिंग पूरी होगी। तो जो बिल्डिंग के साथ हो रहा है वैसे ही हमारे जीवन में हो रहा है। तो बचपन जो है, बचपन जो है वो है अर्थ एंड वाटर, इसको कहते हैं कफ। बचपन क्या है? अर्थ एंड वाटर। छोटा बच्चा जो होता है वो लीक भी ऐसे ही करता रहता है। कहाँ से लीक करता है अर्जुन? छोटा बच्चा एक नाक से लीक करता है, एक मुंह से लीक करता है, एक आंख से लीक करता है, एक आगे से लीक करता है, एक पीछे से लीक करता है। मम्मा 24 घंटे लीक करता है। पेट बच्चे का अपसेट रहता है। ये मतलब तकरीबन हर बच्चे की एक नॉर्मल सी बीमारी, ये नॉर्मल सी पेट थोड़ा अपसेट रहता ही रहता है। कफ वाली चीजें ही खाता है। कफ का मतलब क्या होता है? अर्थ एंड वाटर। व्हेन अर्थ और वाटर आर टुगेदर, अर्थ वाटर टुगेदर का मतलब हो गया जैसे हमको गेहूं बनाना है, सॉरी गेहूं की रोटी बनानी है, तो हमको फ्लोर को, गेहूं के फ्लोर को उसमें पानी डालना पड़ेगा। सो दैट इज कफ। चावल में पानी डालेंगे, कफ। दलिया जो बन गया वो कफ। वाटर एंड अर्थ इज कफ। तो ये बचपन में खाते हैं,
या बिल्डिंग में बना के डालते हैं। जब जवानी आती है तो वाटर एंड फायर दीज आर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड पित्त। ठीक है ना। तो जैसे ही 16-18 साल की लड़की होगी, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो वो किससे मिलने जा रही है मंदिर जाने के बहाने? मैं आज सबको बता देता हूँ। इसके बारे में काफी रिसर्च हुई है कि लड़की मंदिर जाने के बहाने कहाँ जा रही है। वो गोलगप्पे वाले के पास जाती है। जब बिल्कुल छोटी है तो आइसक्रीम खाने जाती है, और जैसे बड़ी होती है फिर उसका टेस्ट बड बदल जाते हैं, तो वो मिर्च वाली चीज आएगी, फायर। फायर वाली जो खाने वाली चीजें होगी, मैंने ये तो बता दिया आपको, अर्थ की जो खाने वाली चीजें दे आर स्वीट। फायर की जो खाने वाली चीज होगी वो होगी स्पाइसेस। सभी स्पाइसेस है, जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, मोटी इलायची, जो भी है, दीज आर ऑल फायरी। ठीक है। अदरक आप खा के देखो और फिर खाली ऐसे खा के देखना कैसे जलता है अंदर। ठीक है ना। तो उसमें वाटर भी है, फायर भी है। जैसे जब ड्राई हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर उसमें से वाटर निकल गया तो सिर्फ फायर रह जाएगा। तो जब जवान हो जाता है बच्चा, मतलब सॉरी 16-18 साल का होने लग जाता है, जवानी की तरफ जा रहा होता है, तो अर्थ वाटर खत्म हो जाता है, कफ खत्म होने लग जाता है, फायर बढ़ने लग जाता है। एक आतेज आग, दूजे आतेज मग। चीयर्स। ठीक है। मोटरसाइकिल कैसे चलती है फिर जवानी में? एनर्जी। ठीक है। कई चीजें जो होंगी वो मिक्स होंगी। मिक्स होने का मतलब है, अगर आपने चावल बनाए हैं और चावल को आपने ज्यादा डाइजेस्टिव बनाना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट जीरा इनटू इट, जीरा राइस। तो जीरे से क्या हो गया, उसमें फायर आ गया। फायर से क्या हो गया, उसकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाएगी। अब आप खाओगे तो डाइजेस्टिव पावर ज्यादा। इस तरह से राजमा है, रस की डाइजेस्टिव पावर बढ़ानी है तो उसमें स्पाइसेस डालना। ठीक है। अब राजमा जो है, राजमा की बात आ गई, याद आ गई मुझे। और चना जो है वो गिलास में बजेगा ना, ऐसे करेंगे तो नॉइज आएगी। इसका मतलब है कि जितनी भी दालें हैं जिन पे छिलका है, दे हैव नॉइज। इसका मतलब वो बादी है, खाएंगे तो गैस बनेगी। ठीक है। माँ की दाल थोड़ी बादी तो थोड़ी स्वादी, रात को खाओगे तो बादी करेगी। जो बिना, जो बिना छिलके की दाल होगी वो बादी नहीं होगी। चावल और जो गेहूं है उसके अंदर आवाज नहीं आती, कभी आप वो बर्तन में डालोगे आवाज नहीं आती। एरी चीज जो अगर होती है, बजाओगे तो आएगी ना। नहीं बेटा, बजाएंगे की बात नहीं है। कि जैसे राजमा और चना है, उसको जब बजाएगा तो बहुत तेज आवाज आएगी, बहुत तेज। उसको कंपैरेटिव चावल करेगा तो उसकी आवाज समझ ले 5% ही होगी कंपैरेटिव नॉइज। जो ऑडिसिटी है उसके अंदर इतना। ठीक है ना। तो जो एरी जो चीज होती है वो बिटर होती है। जो चीज कड़वी होती है बिटर भी होती है और एंटीबायोटिक भी होती है। पापा क्यों कहते हैं कड़वी चीज खाने को? बिकॉज इट इज एंटीबायोटिक। जैसे करेला है, नीम है, तो दिस इज एंटीबायोटिक। इस तरह से एंटीबायोटिक जो मेडिसिन भी होती है दैट इज बिटर। तो जब भी एंटीबायोटिक चीज खाएंगे तो उससे सिर घूमता है, इसलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक गोली खाने से पहले कहता है कुछ खा लो फिर खाना, नहीं तो ऐसे मत खाना। कुछ ऐसी आइटम होंगी जिनमें मिक्स होंगी सब चीजें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको चावल का, कि चावल में राइस डाल देंगे तो उसमें फायर भी आ गई। इस तरह से एक चीज है स्पिरिट। चावल में राइस कैसे डलेगा? मुंह गलती से मुंह से निकल गया ना यार, तो ऐसे पकड़ा मत कर मेरी बातों को। नहीं मतलब चावल कहना क्या चाह रहे थे? चावल में जीरा डालेगा बेटा तो डाइजेस्टिव ओके होगा। ओके। ठीक, मुंह से गलत नहीं। स्पिरिट आपने सुनी होगी, ठीक है ना। स्पिरिट पता है ना, अल्कोहल। चेयर से। ठीक है। तो इसको पीने के बाद क्या होता है सात्विक, पता है क्या होता है? तेरे को तो पता है। कोई पी लेते हैं, अंकल घर आते हैं तो क्या करते हैं? सर भारी। वो तो उनकी फीलिंग है ना।
जब पी रहे होते हैं तो पीने के थोड़ी देर बाद क्या होता है, उन पे क्या असर होता अनकॉन्शियसनेस, मतलब सेंसेस में नहीं होते। है? हाँ, सेंसेस नहीं होते, दे फील हाई। हाई स्पिरिट से ड्रंक होगा ना, हाई तो ड्रग से होता है। नहीं नहीं, देख मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ऊंची ऊंची बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। स्टेबिलिटी खत्म कौन करेगी? स्टेबिलिटी बनाएगी कौन? अर्थ। स्टेबिलिटी खत्म करेगी कौन? और कॉन्फिडेंस कौन बूस्ट करेगा? फायर। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर फायर भी है और एयर भी है, इसलिए उसमें थोड़ा पानी, थोड़ा कुछ साथ में खाना पड़ेगा, नहीं तो जला देगा अंदर से। और मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, मोर इज डाउन टू अर्थ। तेरे को पता ही है, जितना वो पिएगा, जितना ज्यादा पिएगा उतनी ज्यादा जो है वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, याद रखना हमेशा, मोर इज डाउन टू अर्थ, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी खत्म है। या तो अध्यात्म की बातें करते हैं वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, या फिर वो बड़के मारते हैं, यार बस कर देंगे कुछ, बट मतलब खड़ा करो तो नीचे गिर जाओ अगर ज्यादा, मतलब मोर ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए। तो ये जो स्पिरिचुअल भी जो शब्द है, ये इसी स्पिरिट से बना है, स्पिरिचुअलिटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में अर्चना जी इसको क्या कहते हैं? है जी, आवाज नहीं आ रही। धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता, आध्यात्म। आध्यात्म जो है अध्याय से बना है, जो हाफ होता है ना, हाफ अध्यात्म। मेरे को एक चीज पूछनी है, जो स्पिरिट होगी मतलब अल्कोहल, वो एंटीबायोटिक होगी बिकॉज इट इज बिटर। बिकॉज इट इज एंटीबायोटिक, नो डाउट, कोई बात हाउ नहीं। इज इट एन एंटीबायोटिक? आई कांट से, मारेगी बैक्टीरिया को, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्या गलती है भाई? मारती है तो मारती है, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्पेस। स्पेस जो होगी, स्पेस के अंदर ही सब है, अर्थ वाटर फायर एंड एयर। आप देखो, छत पे खड़े होके, देयर इज स्पेस ऑल टुगेदर, ठीक है ना। और हम अपने जीवन में अगर स्पेस की बात करें तो क्या होगा कि जैसे आपको, मैंने किसी बच्चे को स्कूल से कोई आया और मम्मी पापा कहते हैं होमवर्क कर ले, बोले अभी नहीं, थोड़ा खेल लूं, थोड़ा सो जाऊं, क्योंकि वो इतना पढ़ के आया है, अब उसको स्पेस चाहिए, ठीक है। अब बच्चा छोटा है तो मम्मी से चिपक के रहता है हमेशा, एंड मम्मी नीड स्पेस। ये बच्चा जब शादी हो जाती है जिस दिन, और मम्मी मियाँ बीवी के कमरे में घुसती है, तो मम्मी को कहता है मम्मी बाहर जाओ, वी नीड सम स्पेस। इस तरह से हम 2 रोटी खा लें, हमारे पास और खाने का जो है पेट में जगह नहीं है, तो देयर इज नो स्पेस। इस तरह से जैसे कोई कमरा है, उसके अंदर 10 आदमी बैठ सकते हैं, तो देयर इज नो मोर स्पेस आफ्टर 10 सिट इन द रूम। तो स्पेस में कई सारी स्पेसेस हैं। एक जो है जो आपको फिजिकली नजर आएगा, एक जैसे मैंने एजुकेशन की बात की, मोहब्बत प्यार की बात की, कई सारी बात की ऐसी, तो उसमें स्पेसेस का मतलब डिफरेंट है। टू इंक्रीज द स्पेस आपको चीजों को क्लीन करना पड़ता है। जैसे सुबह उठते हैं, सारा दिन कमरे में रहते हैं, तो कभी कुर्सी इधर हो गई, तो कोई सामान इधर रखा है, किताबें उधर रखी हैं, बाकी बर्तन इधर रखे हैं, तो यू नीड टू क्लीन द रूम टू मेक मोर स्पेस, ठीक है। तो क्लींजिंग एजेंट जो फूड आइटम में क्लींजिंग एजेंट है, जो कसैले, सात्विक समझ गया, कसैले कौन से हुए? जो जैसे फ्रूट के छिलके हुए, तो उसमें कसैलापन होता है अलग से। आंवला हो गया, ये जो है बॉडी को क्लींस करेंगे। वेजिटेबल हो गए, ये बॉडी को क्लींस करते हैं, शरीर को क्लीन करेंगे। कौन कौन से हो गए? जैसे केले का छिलके का इनर पार्ट,
सेब का छिलका, बब्बू गोशे का छिलका, नाशपाती का छिलका, केमिकल फार्मूला अगर देखें तो ये पोटेशियम एंड फास्फोरस है, पोटेशियम एंड फास्फोरस। जैसे अनार हो गया, नारियल का पानी हो गया, ठीक है, जामुन हो गया, जामुन में वैसे फास्फोरस है, आंवला हो गया। तो इसलिए जब भी फल खाएं, फ्रूट खाएं तो छिलके के साथ खाएं, छील के नहीं खाएं। हाँ, केला, संतरा, अनार छील के खाएं, और खासकर नारियल भी, कहीं गलत समझने मेरी बात को, तो इनको छील के खाएं, बाकी छिलके के साथ खाएं, तो दे विल मेक एक स्प्राउट्स। अब जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा समझते हैं, मतलब बचपन तो हो गया, मतलब अप टू 15-16, अब हम हो गए अबव 55, तो जो अबव 55 जो हो गया वो बुढ़ापा शुरू है। बुढ़ापा शुरू होगा तो अब जैसे बिल्डिंग का बुढ़ापा शुरू होगा तो बिल्डिंग में क्रैक आने लगेंगे। तूने शहनाज हुसैन देखी है सात्विक? शहनाज हुसैन, किस किस ने शहनाज हुसैन देखी है? अर्चना जी आपने देखी है? कैसी है उसकी बिल्डिंग? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है सर, थोड़ी मतलब फैटी है। अच्छा, फेयर कॉम्प्लेक्शन है और क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, अभी इससे पूछते हैं, सात्विक से पूछते हैं। सात्विक मेरे बताएगा, क्योंकि बच्चा छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ बेटा बताओ, ये ब्यूटीफुल है? नहीं। कैसी लग रही है आंटी? बेकार। आंटी की बिल्डिंग बेटा पुरानी हो चुकी है, अब इस पे जितनी भी पीओपी की जाए, जितना भी पेंट लगा दिया जाए, जितना भी यहाँ पेंट लगा दिया जाए, जितना पीओपी कर दिया जाए, ये तो पता रहेगा कि बिल्डिंग पुरानी है। ठीक है ना? तो पुरानी बिल्डिंग में क्या हो जाता है, ये लटकेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वात, एयर एंड स्पेस वात। तो जब बिल्डिंग पुरानी होती जाती है तो उसमें स्पेस आ जाता है। स्पेस का मतलब क्या है, जॉइंट्स के अंदर स्पेस आ जाएंगे, जॉइंट में स्पेस आने लग जाएंगे, स्किन में ड्राइनेस होने लगेगी। एयर जो है वो ड्राई करती है, तो स्किन में ड्राइनेस होगी, स्किन ऐसी चमकेगी नहीं जैसे शहनाज हुसैन की है। जॉइंट्स के अंदर स्पेस आने जैसे जॉइंट्स भी ड्राई होने लग जाएंगे। और बचपन में हमें खाने की कौन सी चीज अच्छी लगेगी, मीठी, जवानी में फायरी, बुढ़ापे में कड़वी। बुढ़ापे में हैवी चीज नहीं खाई जाएगी, दूध में ड्राई फ्रूट डाल के नहीं खाए जाएंगे, पराठे नहीं खाए जाएंगे। अब तो एक हल्का सा फुल्का बना दे, बॉइल्ड राइस बना दे, थोड़ी सी दाल बना दे, करेले के साथ दे दे, बस। बुढ़ा अगर ज्यादा खाएगा तो बिल्डिंग उसकी गिर जाएगी नीचे। तो उसको बिल्डिंग को ठीक करने के लिए, मतलब खड़ी करने के लिए, फिर एक लाठी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग अब हिल रही है, क्योंकि बिल्डिंग में एयर एंड स्पेस। So now you can understand what I am trying to say, कि this earth, water, fire, air and space is everywhere in our lives, not only a building जिसको मैंने बताया कि जो डेड है, और जिसमें अंदर लाइफ भी है, उसके अंदर भी अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस रहते हैं। हमें भोजन करने के लिए जो आयुर्वेद ने, या जो हमारी जो पाश्चात्य साइंस है, पाश्चात्य नहीं, प्राचीन साइंस है, उन साइंसेस के अंदर कई विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, बचपन में क्या खाना है, जवानी में क्या खाना है, और बुढ़ापे में क्या खाना है, और कितने पैग लेने हैं, इसका भी सारा बताया गया है। ठीक है, तो I think you will now you can see around you like a table is earthy, but पर्दा is not earthy, पर्दा हिलता है। ठीक है ना, बल्ब जो है वो फायरी है,
ठीक है ना। इस तरह से जो भी चीजें आप यूज भी कर रहे हैं, जो आप ये क्लब पर यूज करते हैं, ये फिटिंग्स हैं जो बालों पे करेंगे, तो यू विल बी एबल टू नाउ अंडरस्टैंड फायरी। इस तरह से खाने की चीजों में भी पता चल जाएगा आपको कि क्या खाओगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आप अगर रोटी ज्यादा खाओगे तो आपका शरीर भारी हो जाएगा, आपको नींद आएगी। जिस दिन फल सब्जी खाओगे उस दिन आप लाइट फील करोगे। जैसे आपने डिनर में 4-5 रोटियां खा ली, बस फिर उठा नहीं जाओगे, बस सो जाओ। ब्रेकफास्ट भी हैवी किया तो फिर हैवी रहेगा। लाइट करके चले तो बिल्कुल फिट से रहेगी। क्या चीज खाई है उसका क्या असर रहेगा, और बॉडी अपने आप बोलती है। जिस चीज की कमी होती है बॉडी अपने आप बोलती है। कमी का मतलब है कि जैसे भी अगर जुकाम लगेगा, अपने आप में आपको मिर्च खाने की जी करेगा, फायरी चीज खाने का जी करेगा। कमजोरी फील होगी तो मीठी चीज खाने का जी, काफी देर से कुछ नहीं खाया तो करेगा एकदम से मीठी चीज खा लूंगा फटाफट, क्योंकि एनर्जी हैज गॉन डाउन। ब्लड शुगर जैसे ही डाउन होगा आपको, मैं फटाफट ऐसी कोई चीज खा लूं जिससे मेरा ब्लड शुगर अपने आप। तो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो बताते हैं हमें कि हमें क्या खाना है, लेकिन जो वेस्टर्न सिस्टम है उसके अंदर वो टेस्ट बड्स को मार देते हैं ताकि पता न चले कि क्या खाया क्या पिया। जैसे पेप्सी है, इट हैज टू बी सर्व्ड चिल्ड। व्हाई इट हैज टू बी सर्व्ड चिल्ड? क्योंकि अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे पियेंगे तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम पी ही नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट कर देगी? कि उसका टेस्ट बता देगा इट इज केमिकल, इट हैज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसको हटा देगी बॉडी। आप उसको जब ठंडा पियोगे चिल्ड, तो वो टेस्ट बड्स को नम कर देती है। टेस्ट बड्स समझ नहीं पाते आपने क्या पिया है। सुबह पता चलता है आपको, उस समय तो नहीं पता चलता। खाने या पीने के बाद बॉडी बोलती है कुछ गड़बड़ है। जैसे आपने डोमिनोज पिज्जा खाया, आहा, पेप्सी के साथ, सुबह ओहो। लेकिन आप अगर वेस्टर्न फूड इंडियन फूड से बेटर होता है ना? वेस्टर्न फूड इंडियन फूड से बेटर होता है। जैसे पिज्जा नॉट खाया, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट बट लाइक हेल्दी ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल हेल्दी होगा ना बेटा। जैसे वो रिफाइंड है। जैसे पिज्जा, बर्गर सर्व्ड विद पेप्सी चिल्ड, आहा, सुबह ओहो। बर्गर पिज्जा तो अलग हो गया, मतलब इनके फूड में स्पाइसेस रहते हैं एंड स्पाइसेस ही होते हैं जो मार करते हैं, और वैसा वाला सब। क्या स्पाइसेस जैसे क्या होता वेस्टर्न फूड में मतलब मतलब बहुत कम स्पाइसेस होता है, सिर्फ सॉल्ट डला होगा उनके खाने में। है जी? जैसे हमारे इंडियंस में हमें आदत होती है गोलगप्पे वगैरह इन सब के, मतलब जितना स्पाइस आप हैंडल कर सकते हो उतना करो बॉडी के लिए, विच इज अनहेल्दी। मतलब बर्गर पिज्जा तो अलग हो गए, जैसे हमारे यहाँ पे भी छोले भटूरे वगैरह ये सब हुए, दैट इज अनहेल्दी। पर अगर जो नॉर्मल खाना घर पे खाते हैं, स्टेक्स वगैरह बाकी सारी चीजें, दैट इज बेटर, क्योंकि उसके अंदर मतलब जितने भी स्पाइसेस आएंगे वो सब निग्लेक्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा बेटा और समझाना पड़ेगा, टाइम तो जाया होगा लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा। क्या है कि जो जैसा मौसम होता है ना, उधर की जमीन उस तरीके के भोजन को अपने आप उगाती है। जैसे साउथ इंडिया में चावल उगता है, गेहूं नहीं उगता। साउथ इंडिया में चावल उगेगा, गेहूं नहीं उगेगा बेटा। हाँ राजस्थान जी। के अंदर बाजरा उगेगी, चावल नहीं उगेगी। तो वहां के लिए बाजरा खाना ठीक है, साउथ इंडिया के लिए चावल खाना ठीक है, नॉर्थ इंडिया के लिए गेहूं और चावल मिक्स करके दोनों खाना ठीक है। इस तरह से स्पाइस का भी जो है, काली मिर्च केरल में उगती है। कोकोनट का वाटर जो है वो समुद्र के तट पे मिलता है, शोर्स पे मिलता है, तो वहां पर पीना या खाना ठीक है। तो जो चीज जहां पर उगती है वही चीज खानी है, और जिस मौसम में उगती है उसी समय खानी है। अब जैसे वाटरमेलन है, तो स्पाइस की बात कह रहा है। वाटरमेलन अब सर्दियों में खूब मिलता है, विच इज अनहेल्दी इफ इट इज हैज टू बी टेकन इन विंटर्स। तो अब अगर आप तली हुई चीजें बना के खाओगे, वो तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकता ना भाई। पकोड़े खा रहे सारा दिन तो वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट जो चीज आपके यहाँ उगती है आपने वही खानी है। राजस्थान के आदमी को बादाम से कोई लेना देना नहीं भैया, सेब से उसका कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से हम इंडिया में रहते हैं, हमको न्यूजीलैंड की कीवी से कोई लेना देना नहीं, जो अमेरिका से बादाम आ रहे हैं हमको उनसे कोई लेना देना नहीं।
हमारा एप्पल जो है वो किन्नौर का या कश्मीर का एप्पल भाई। तो उस तरह से अगर हम बैलेंस फूड लेते हैं तो देन इज फाइन। जो साउथ इंडिया के अंदर स्पाइसेस इसलिए ज्यादा होते हैं और वहां पर स्पाइस ज्यादा खाते हैं, सांभर में कितना स्पाइस डलता है, तो क्या वो अनहेल्दी है? नो, दैट इज नॉट अनहेल्दी। ओके, डाइजेस्टिव फायर होती है ना, जो हमारी फायर होती नहीं हमारे में, उस फायर को इंक्रीज करने के लिए स्पाइसेस आर बीइंग टेकन। चाट पकौड़ी खाने के लिए वो ठीक नहीं है, वो ठीक होगी बात, लेकिन जो सांबर के अंदर तो वो सारे स्पाइस डलेंगे। इस तरह से गुजरात आप चले जाओगे, खाने में मीठा डलता है, वो इसलिए डलता है कि साबरमती जो रिवर है उसका जो पानी है वो सॉल्टी, तो आप उससे अगर बनाते हैं तो वो आप नहीं खा पाएंगे, कितना सॉल्ट खाओगे भाई। तो वो डिफरेंट जगह की डिफरेंट है। हाँ, अगर खाने को हम अब्यूज कर रहे हैं देन दैट इज बैड। अगर हम तल के खा रहे हैं, जैसे समझिए, फिर बात आएगी उसमें कि अगर हम कोस्टल एरियाज में हैं तो हम नारियल का ही तेल खाएंगे, नारियल का ही पानी पिएंगे। यही यहाँ राजस्थान में आएंगे तो हम सरसों का तेल लेंगे, मेडिटेरेनियन में होंगे तो हम जैतून का तेल लेंगे, उसमें हमारा सरसों के तेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऑलिव ऑयल लेंगे, तो जो मतलब हमें जैसे गर्म जगह पे मिर्ची ज्यादा खाते हैं लोग, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब मिर्ची खाते हैं तो मतलब एयर इनटेक बॉडी मांगती है। नहीं, वो नहीं है बेटा, उसमें क्या, मैं तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्दियां होती हैं, जैसे अब मौसम पे आ गया तो सर्दियां हैं, सर्दियों में ब्लड जो है वो सारा पेट में चला जाएगा, आपकी जो खून की नालियां हैं ये पतली हो जाएंगी, पेट में चला जाएगा, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, और बॉडी को पता चल गया कि बाहर ठंडक ज्यादा है, अगर वेन्स खुली रहेंगी तो बॉडी को एनर्जी और ज्यादा चाहिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब गर्मियां हैं, जैसे गर्मियों में ब्लड जो है बाहर की तरफ आ जाएगा, नालियां खुल जाएंगी, ब्लड पेट में ज्यादा नहीं मूव करेगा। अब बाहर क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब बॉडी को कूल रखना है, टेम्परेचर को डाउन रखना है, तो यहाँ पर से पसीना निकलेगा, पानी निकलेगा। अब पानी निकलेगा, ब्लड अंदर नहीं है पेट में, तो आपके डाइजेशन जो है वीक पड़ गया। उस डाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए स्पाइस अपने आप ही अर्थ, जमीन, वेजिटेशन अपने आप ही उगाती है। काली मिर्च अपने आप उगती है भाई, उसमें केरल में, हम नहीं उगाते। ये तो हम उगाने इसलिए लग गए कि हम लोग ज्यादा इतने हो गए, अब कल्टीवेशन होने लगी, ले तो काली मिर्च हमने थोड़ा उगानी, ये तो नेचर उगाती है ना, मेरा पॉइंट समझ ना। तो काली मिर्च उसके लिए इसलिए उगती है कि वो जब खाएगा तो उसकी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होगी, नहीं तो वो खा नहीं पाएगा ज्यादा, मतलब सॉरी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा सर ज्यादा। लेकिन अब ये है कि हम काली मिर्च जो है वो कनाडा में जगह है येलो नाइफ, जिसपे टेम्परेचर जो माइनस में ही रहता है हमेशा, वहां पर जाके खा रहे हैं काली मिर्च, लाल मिर्च, दैट डजंट मेक एनी सेंस। उधर डाइजेस्टिव फायर ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि वी डोंट रिक्वायर दैट। वही जो मैं कह रहा था कि जहां की चीज जहां उग रही है वहीं की वो चीज खानी है, दूसरी जगह की नहीं खानी। अब जो छोटी इलायची है वो केरल में उगती है, छोटी इलायची थोड़ी ठंडक देती है, मोटी इलायची है वो गर्म होती है, वो भूटान में उगती है, नेचर उगाती है, हम नहीं उगाते भाई। बाजरा जो है वो पहले ही राजस्थान में उगा रहा है, कब से? वी डोंट नो दैट। राइस कब से उगा रहा है साउथ इंडिया में? नोबडी नोस कब से, नेचर उगा रही है, तो वही चीज खानी है। इस पे लंबा लेक्चर होएगा जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, आयुर्वेद पढ़ेंगे पूरी। अभी तो ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है, दैट्स, ठीक है। सो दिस इज पंच तत्व, भ ग व अ न। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, राइट। तो पंच तत्वों में भगवान कैसे, भगवान का मतलब क्या होगा, ये पंच तत्व में भगवान, ठीक है ना।
अलिफ। तो भगवान मतलब यहाँ से भी भगवान मतलब ओरिजिनेट हुआ है, मतलब पंच तत्वों से भी। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भा ग वायु भी, आ से अग्नि, अलिफ ना, ये भगवान है। भारतीय ज्योतिष दो पार्ट में डिवाइडेड है, गणित और फलित। हिंदी में कहते हैं गणित। गणित इज मैथमेटिक्स वैसे, बट मैथमेटिक्स दिस सब्जेक्ट आल्सो इंक्लूड्स एस्ट्रोनॉमी। फलित में प्रेडिक्टिव। ठीक है, तो अब से जो आपकी क्लास होगी 1 घंटा जो है वो मैथमेटिक्स की होगी और एस्ट्रोनॉमी की होगी, कैलकुलेटिव पार्ट होगी। 1 घंटा आपकी जो है वो प्रेडिक्टिव होगी। आज मैथमेटिक्स ज्यादा होएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सारा प्रेडिक्टिव होगा बाय बाय फोर्स, या मतलब क्योंकि मैं हूँ नहीं दिल्ली में, तो मैं बाहर हूँगा तो मेरे पास बोर्ड नहीं होगा, तो मैं फिर जो है फलित ही कराऊंगा सारा। आज थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब क्योंकि हमको एस्ट्रोलॉजी करनी है तो हमें एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा सा ज्ञान या मालूम होना चाहिए है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आते हैं ना। 5 मिनट ब्रेक, फिर इसको शुरू करो। अब शुरू कर लेते हैं। तो टू स्टार्ट विद, ये आपने एक तो राशियों के नाम सबने सुने होंगे, सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद नहीं होंगे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने हैं आपको। मैं अभी लिख दूंगा वैसे, बट पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं लिख दूंगा आपको। तो ये आपको रट्टा मारना है। मैं हर क्लास में थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क दिया करूँ, रट्टा मार। वो रट्टे में कुछ नहीं होगा, एक लिस्ट होगी हमेशा, जैसे राशियां हैं उनके नाम लिखें। वो नाम जो लेडीज हैं वो जो है रसोई में लिख के चिपका सकती हैं, तो देखती रहेंगी, खाना बनता रहेगा, चिपका रहेगा, पता चलेगा। या फिर टेबल पे रख ले, डाइनिंग टेबल पे रख लिया, या ड्राइंग रूम टेबल पे रख लिया, सामने टीवी देख रहे हैं, तो बीच में जैसे ऐड आती है जब आप वो देख रहे होते हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, क्योंकि सांस में भी कभी बदबू थी, तो बीच में जो है जब ऐड आती है तब एक बार नजर मार लें, तो ज्यादा रटने वाला काम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सही। तो कमिंग बैक कि हमें एस्ट्रोनॉमी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी इसमें, कि राशि क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, जो जो हम इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज करेंगे वो एक्चुअली में है क्या। सो वील स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, देखा तो किसी ने भी नहीं, इज द बिग बैंग थ्योरी। तो स्वास्थ्य नहीं पढ़ी होगी, ये बिग बैंग थ्योरी है कि सब मैटर जो भी आपको दिखता है ऊपर, जो भी स्टार्स आपको दिखते हैं, ये सब इकट्ठे थे, फिर एक बैंग हुआ, ये सारे अलग हो गए, अलग हो गए, क्लस्टर्स में स्टार्स हो गए। तो एक क्लस्टर जो होता है उसको हिंदी में आकाशगंगा और अंग्रेजी में जो है मिल्की वे कहते हैं। और कितने मिल्की वे हैं ये कोई नहीं जानता, दे आर काउंटलेस। एक मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं, दे आर आल्सो काउंटलेस। तो स्टार्स जो है वो 3 तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो हमारा जो सन है दैट इज मीडियम, मीडियम स्टार है, लार्ज नहीं है। लार्ज तो बहुत लार्ज होता है, सन उसके आगे कुछ भी नहीं। जो सन जब पैदा हुआ इन आवर मिल्की वे, तो वो एक क्लाउड जैसा था, क्लाउड मतलब बादल जैसा था। और जब वो कूल डाउन हुआ तो बीच में तो सन आया, और इधर जो है
प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, मैंने सारे एक साइड बना दिए ताकि मुझे इजी हो। ठीक है, तो जब सन था तो सन जो है वो क्लाउड जैसा था। जब वो कूल डाउन हुआ तो बीच में सन रह गया और ये प्लैनेट्स दिखने लग गए। ठीक है, अब ये प्लैनेट जो है वो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, उसी प्लेन में चक्कर काट रहे हैं। तो ये प्लेन कैसा है कि अगर मैं सन के मिड पॉइंट को और अर्थ के मिड पॉइंट को जोड़ दूं तो जितने भी प्लैनेट है जितने भी प्लैनेट हैं एट डिग्री 8 और 8 डिग्री साउथ इस लाइन के बीच में ही है, एक ही प्लेन में घूम रहे हैं, जैसे एक बेल्ट होती है। ऐसा नहीं है एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है, सारे एक ही प्लेन में घूम रहे हैं। जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है दैट इज मरकरी, उसके बाद है वीनस, दिस इज द हॉटेस्ट, उसके बाद हमारी अर्थ, इसके बाद मार्स, जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद है सैटर्न। तो प्लेनेट कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। इसके बाद वाले हम ज्यादा यूज नहीं करते फॉर प्रेडिक्टिव पर्पस, उसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो मैं लिख दूंगा, लेकिन दिस इज द स्टार एंड ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सन कैरीज 99% weight of the whole solar system, 99% weight इसी के पास, और सारी एनर्जी भी इसी के पास है। एनर्जी कौन सी है इसके पास? हाइड्रोजन बॉम्ब की एनर्जी। पूरे दिन के अंदर पता नहीं कितने करोड़ों हाइड्रोजन बम फट रहे हैं इसके अंदर, जिससे एनर्जी जो है हमारे पास आ रही है। कब तक फटेंगे मालूम नहीं, नोबडी नोस, अभी बहुत एनर्जी है इसके पास। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा कि सन है ये, उसके सबसे पास मरकरी प्लैनेट है, उसके बाद वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। ये सारे इसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, एक ही प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर चक्कर काट रहे हैं। और सारे जो है, अगर मैं सन और अर्थ के बीच की लाइन को मिला दूं तो ये मरकरी, वीनस इसी लाइन के आसपास ही है, सारे के सारे मरकरी, वीनस और बाकी प्लैनेट भी इसी लाइन के आसपास ही चक्कर काट, एक ही प्लेन में, 8 डिग्री प्लस और 8 डिग्री माइनस, 8 डिग्री नॉर्थ या 8 डिग्री साउथ। तो आपने नाम सुना होगा ज़ोडिएक। तो ज़ोडिएक की डेफिनेशन क्या है? इफ आई ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन between center of earth and center sun, then all the planets. क्या हुआ? तो ले आई नहीं लाई अभी? भरजाई को हाथ धो ले, फिर बंद कर ले दरवाजा, मैं दे दूंगा। डांट पड़ेगी ना बच्चे, उस दिन पूछूंगा तेरे। If I draw an imaginary line between center of sun and center of earth, then all the planets move around the sun 8 degree north to 8 degree south. This 16 degree belt is called zodiac. This 16 degree belt is called zodiac. जो आप zodiac कहते हैं, zodiac, this is zodiac. ये 16 डिग्री की बेल्ट है, ये सारी नहीं है, 16 डिग्री की बेल्ट है। ठीक है,
अब इस 16 डिग्री की बेल्ट को 12 पार्ट्स में बांटा जाए। ये बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? आलोक जी, मैं समझा पाया हूं? यस सर। थैंक यू सर। अब ये है, इसको जो है 30 डिग्री में बांट दिया। अब ये 360 डिग्री, दिस 16 डिग्री बेल्ट ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री तो लिखना भूल गया, इज कॉल्ड ज़ोडिएक। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 equal parts of 30 degrees, and each part is called a sign. तो ये अगर ज़ोडिएक है तो इसको हमने 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे बनाया। ये ऐसे गोल है ऐसे, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं हम टेलीस्कोप से। तो जैसे ये 30 डिग्री होगी, इसके पीछे ये 16 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया। सॉरी, वो मैं फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ये 16 डिग्री बेल्ट है, ये 30 डिग्री बेल्ट है। इसके पीछे एक क्लस्टर ऑफ स्टार नजर आता है हमको, दैट लुक्स लाइक टू बी ए मेल शीप, इसलिए इसको हम कहते हैं एरीज। दूसरा कैसे लगता है? बुल, क्लस्टर ऑफ स्टार लुक लाइक अ बुल। तीसरा लगता है लड़का और लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम जेमिनी। चौथा लगता है केकड़ा। चौथा क्या लगता है? लाइक ए कैंसर, मतलब केकड़ा, केकड़ा, क्रैब, राइट। पांचवा लगता है लॉयन। छठा लगता है लड़की। सातवां लगता है लिब्रा, बैलेंस। एट्थ इज स्कॉर्पियो। नाइन्थ इज हाफ मैन, हाफ हॉर्स, एंड मैन इज holding a bow and an arrow. Then 10th sign is Capricorn. 11 looks like to be a pitcher, and 12th is two fishes facing opposite sides. तो ये 12 ऐसे सिंबल ऐसे फील होता है कि भाई ऐसे है। स्टार्स की पोजीशंस ऐसी है, स्टार की पोजीशन ऐसे दूर ऐसे नजर आती है, ठीक है। तो पहला एरीज, ये सारे के सारे किसी ना किसी एनिमल से जैसे लगते हैं। ये किसने देखा? सबसे पहले कोई नहीं जानता। हम हिंदू सभ्यता के कहते हैं कि भाई हमारे ऋषि मुनियों ने देखा। जो वेस्टर्न लोग कहते हैं वो कहते हैं बेबीलोन में पहले दिखाई। बेबीलोन समझते हैं आप? बेबीलोन इराक, इराक, वो इराक का ज्यादा बोलते हैं, तो ठीक है। तो ये 12 साइन है। इन 12 साइन का आपको नाम याद रखना है। रट्टा, मैंने बोला रट्टा करना आपको। ये 12 साइन का, ये समझ में आ गई बात मेरी? व्हाट इज अ साइन, व्हाट इज अ ज़ोडिएक? मैं समझा पाया हूँ? आलोक जी समझा पाया हूँ? देवर्ष को तो पता ही है। यस सर। उमन जी समझा पाया हूँ मैं? बोल दो Yes, यार। sir. Yes. यस, गुड गुड गुड, यस सर, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, तो अब आपको ये राशियों के पहले नाम याद रट्टे मारने। मैं राशि के नाम याद लिख देता हूँ, वैसे आपको गूगल में मिल जाएंगे, कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है। इसको आपको हिंदी में भी याद करना है और इंग्लिश में भी याद करना है। हिंदी के जो है आप देख लेना, आपको मिल ही जाएंगे। और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रहने चाहिए।
इसके सिंबल हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले यूज करते हैं, बट फिर भी अगर याद हो तो कोई बुरी बात नहीं होती। जेमिनी इज लाइक अ पाई, उसके बाद नीचे लाइन डाल दी। कैंसर इज मतलब कैंसर भूल गया, कैंसर भूल गया। ये लियो क्रैब, कैंसर क्रैब होता है ना। क्रैब का सिंबल भूल गया यार, यूज नहीं करते ना। सर 69 वर्गो इज, हाँ जी, हाँ 69 लिख दिया यार मैंने, अभी नकल मार ली। लिब्रा जो है ओम्स को फिर नीचे लाइन, स्कॉर्पियो एम करके नीचे ऐसे डंडी, सेजिटेरियस इज लाइक दिस, कैप्रिकॉर्न इज वी लिख के ई, एक्वेरियस पानी की लहरें, पाइसिस उल्टा सी सीधा सी फिर बीच में लाइन। तो इस तरह से ये 12 सिंबल हैं, आप रट्टा मार लो तो अच्छी बात है, रट्टा रट्टा मार। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा जी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जब हम बोले 7 तो दिमाग में आना चाहिए लिब्रा, जब हम बोले 10 कैप्रिकॉर्न 10, लियो 5, ऐसे। ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, जिनको नहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यार उनको थोड़ा टाइम का मतलब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। मेरे जैसे बुद्धि का आदमी भाई जो फास्ट है जल्दी कर जाएगा, लेकिन मेरे जैसे बुद्धि का आदमी 15-20 दिन लग गए थे मेरे को। ठीक है, ये वैसे उसमें मिल जाते हैं। अब आगे हम जो नेक्स्ट जो चीज है वो है प्लैनेट्स। ठीक है ना, प्लैनेट्स को आपको इस तरह से याद करना है। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। 9 नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर रहे हैं। हालांकि इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। सन अगर हम सेंटर में ले, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर सैटर्न है। तो ये तो प्लैनेट्स हैं जहां मैं राइट लगा रहा हूं। ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना, ये भी प्लैनेट नहीं है, ये स्टार है, ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये केतु और राहु को कहते हैं हम शेडो प्लैनेट्स। ठीक है ना, अब ये कैसे है मैं अभी आपको समझाऊंगा आपको, बट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस ऑर्डर, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। उसका रीजन है, बाद में पता चल जाएगा उसका रीजन ऐसा क्यों है। अब लिख लो, मैं फिर थोड़ी देर रुक जाता हूँ। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछो। I just wanted to know कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, क्योंकि यहाँ पे तो सारी एस्ट्रोलॉजी बन रही हाँ जी, हाँ जी, बोलो और पूरा पहले क्वेश्चन पूरा कर लो। इंडियन है। So my एस्ट्रोलॉजी question is कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? दो बातें हैं बेटा, एक तो है कि बेसिक बात जो है जो एस्ट्रोलॉजी में फर्क है, फिर क्या उसको प्रैक्टिस करने में क्या फर्क है, दोनों चीजें अलग है। तो बेसिक सेम है। बेसिक सेम का मतलब है इसमें 3 चीजें यूज होंगी, एक हो गया साइन, एक होगा हाउस, एक होगा प्लैनेट्स। मतलब मेनली जो मेन इंग्रेडिएंट है एस्ट्रोलॉजी के, चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हो या वेस्टर्न में हो, एक ही है, प्लैनेट्स, हाउस एंड साइंस। ठीक है, तो साइंस तो मैंने लिखवा दिया आपको, प्लैनेट्स यही है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और उसके सिग्निफिकेंस भी सेम है, मतलब हाउस के सिग्निफिकेंस भी सेम है, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कि 7th हाउस क्या क्या डिनोट करता है, 8th हाउस क्या डिनोट करता है, ये हो गया वो
वेस्टर्न के भी और इंडियन के सबके सेम है, वेस्ट या ईस्ट के सेम है। सिर्फ उसमें हाउस में वो कहते हैं 4 हम कहते हैं 4th हाउस मदर, वो और 10th हाउस फादर, वो कहते हैं 10th हाउस मदर 4th हाउस फादर। इसको छोड़ के कुछ डिफरेंस नहीं है। एक और चीज है कि हम ज्यादा एम्फेसिस देते हैं इनको, केतु राहु और मून को इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत एम्फेसिस दिया गया, वो नहीं देते, ठीक है। उनके अंदर विद द टाइम they have gone adding other planets, asteroids and satellites of other planets also, which we have not added in Indian astrology. Others का मतलब होगा जैसे प्लूटो है, तो प्लूटो की एक सैटेलाइट मिल गई चिरॉन, वो भी डाल दिया उन्होंने, ठीक है, वो बनाते हैं उसमें, हम नहीं उसको बनाते। इस तरह जुपिटर के पहले तो 16 मून पता थे, फिर और पता चल गए, वो उनको भी मून्स को यूज करते हैं। मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं, उनको भी यूज करते हैं, डेमोस एंड फेबोस, उनको भी यूज करते हैं। हम सब ये सब नहीं कर रहे हैं। अब आगे प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल चीज है उसके अंदर जो है हमारे इसमें एक सिस्टम होता है दशा, ये 9 प्लैनेट्स हैं जो 9 लिखे ना, नवग्रह कहते हैं हिंदी में, तो इनकी दशा चलती है। वो ये दिस इज अ थ्योरी, कोई ऐसी दशा चल नहीं रही कहीं, वो उसको यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं। वो ट्रांजिट पे ज्यादा बेस करते हैं, हम ट्रांजिट पे यूज बेस नहीं करते। अब आगे प्रैक्टिकल अप्रोच जो बाद में मिलेगी जाके क्लाइंट को। तो जो वेस्टर्न लोगों के, यूरोपियन लोगों की जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं और इंडियन के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इंडियन का मतलब ये हो गया दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार, तिब्बत भी, मतलब जो भी इंडियन ओरिजिन है उनके क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता नहीं, अभी बच्ची प्रेग्नेंट है तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि लड़का होगा तो की गोल्ड दा बनाइए, कुड़ी होगी तो उदा जब ब्याह होएगा तो उदे उन्नू की देवांगे, तो मुंडा होएगा तो उदी बहू नू की देवांगे। बुढ़िया स्टार्ट्स थिंकिंग, बुढ़िया सासें और माएँ सोचने लग जाती हैं और दे स्टार्ट एक्यूमुलेट मनी, राइट। सो दे हैव क्वेश्चंस अबाउट मनी, अबाउट द फ्यूचर, और बड़े दूर तक सोचते, मतलब लाइफ को 20 साल बाद क्या, 50 साल बाद क्या। गोरों के क्वेश्चन ही नहीं होते, महीने का क्वेश्चन होता है। मैं इधर को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने जान के लगा रखा है, ये निकाला नहीं मैंने, ये 2006 का है मेरे ख्याल। इसमें अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा, स्पेनिश में लिखा है, ये मैं मूछों वाला। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अभी ठीक हो जाएगी। ये स्पेनिश में लिखा है, तू tendrás un coche, एक मिनट, तू tendrás un coche verde metalizado, ठीक है। अब इसके अंदर आगे देखेगी तो यहाँ पर जो है ना, ये लिखा है, क्लियर नहीं, क्लियर है ये वाले, नहीं क्लियर नहीं है, तो छोड़, नहीं है क्लियर, कोई बात नहीं। इसको मैं, इसमें इन्होंने मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं। तो जब मेरा इंटरव्यू छापा तो मेरे बच्चों के नाम इन्होंने लिख दिए, भाई ये मैकेनिकल इंजीनियर है, ये मतलब एस्ट्रोलॉजर है, इंडिया से आया है, ये स्पेन का एक अखबार है, बच्चों के नाम लिख दिए। तो इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया उन्होंने। मेरे से जब पूछे तो मैंने, स्टूडेंट थी, मैंने वो स्पेनिश आती नहीं, तो मैंने उसको बोला कि मैं कहा मेरी बीवी का नाम नहीं पूछा इन्होंने। बोलते वो जब तक छपेगा तो उनको श्योरिटी नहीं है कि बीवी रहेगी नहीं रहेगी, इसलिए वो छापेंगे नहीं। और इंडिया में तो सोच ऐसी है कि वो संता जो है वो सुसाइड करने जा रहा था, तो बनते ने कहा सुसाइड क्यों करने जा रहा है, वो तो तेरी भरजाई से मेरी बनती नहीं, तो मैं अब और जी नहीं सकता, मैं सुसाइड करूंगा। बोले वो तो अगले जन्म में भी वही मिलेगी। बोलता चल यार सुसाइड कैंसिल। इधर जो है रिलेशंस, पता नहीं तू कब से आई है बेटा यहाँ पर कनाडा के अंदर। कनाडा तो बस खैर थोड़ी छोटी सी कंट्री है। यूरोप में देखोगे तो ज्यादा जो है वो रिलेशंस चलते नहीं, डिस्टेंस ज्यादा, लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर जब तक नूहे नंदे भाभियाँ सासें बहुएं लड़ न लें, तसल्ली होती नहीं है।
जब तक भिड़ लड़ना लें तब तक तसल्ली होती नहीं। शादियों में तेरे को पता है कितने कितने लोग आते हैं, ठीक है ना, जो विच वी कैन नॉट इमेजिन इन कनाडा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गोरों की बात कर रहा हूँ। तो उनके सवाल जो है ज्यादा बच्चों के बारे में, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में नहीं होते, हमारे होते हैं। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का जुगाड़ ठीक है, हम तो बड़ा लंबा, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ बात को। तो हमारे सवाल डिफरेंट है, उनके ऑल टुगेदर सवाल डिफरेंट होते हैं, तो वो अप्रोच भी डिफरेंट है। मतलब उसको हम यूज कैसे, मतलब यूज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है ही नहीं, इधर क्वेश्चन वो है, तो ये बात भी है, ठीक है ना। तो बस में एक जनरल सी बात मतलब मैंने बताई इसको कि आपको कि भाई क्या चीज है इसमें। तो ये एक तो कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करता है होता है, और किस तरह से हमने, जैसे इंडिया में दशा हो गई, उनमें ट्रांजिट ज्यादा हो गए, एस्पेक्ट्स कंजंक्शन ज्यादा हो गए, और उधर जो प्रैक्टिकली उसका यूजेज डिफरेंट है। मैंने तेरे को 5 नंबर का आंसर नहीं, 10 नंबर का आंसर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सर को एक चीज बतानी पड़ेगी, एक मैं मतलब शॉर्ट टाइप का बता। तो अब ये हो गया रजय, ये हो गया हमारा प्लैनेट्स। ये इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद करना है। अब मेरे को बताना है आपको व्हाट इज राहु एंड केतु। आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज राहु एंड केतु, ठीक है। अब मून जो है वो अर्थ के आसपास चक्र काटता है। मून इज अ सैटेलाइट। व्हाट इज अ सैटेलाइट? हेवनली बॉडी which moves around a planet. What is a planet? A heavenly body with a substantial mass and is a substantial mass which moves around a star. तो वो अर्थ हो जाती है, वो सॉरी प्लैनेट हो जाती है, एंड अर्थ इज अ प्लैनेट। और मून या कोई भी हेवनली बॉडी है, थोड़ा तो मास हो, वो प्लैनेट के आसपास घूमे तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। अब ये समझ लो पाथ है अर्थ का, ये पाथ है मून का। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये राहु एंड केतु, ठीक है। यहाँ पर बड़े अच्छे नहीं बने हुए, बट ये दे रिमेन 180 डिग्री अपार्ट, या 180 डिग्री अपार्ट दिख नहीं रहे होंगे, बट दे रिमेन 180 डिग्री अपार्ट। 180 डिग्री अपार्ट का मतलब क्या हो गया, ये आप सोच सकते हो। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे डायग्राम से, कि ये समझ लो सन हो गया, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जो छाया होगी मून की, ये राहु होगी, और यही जो अर्थ की छाया मून पे गिरेगी, जब मून इस तरफ आ जाएगा तो ये केतु हो गया। तो ये 180 डिग्री में हो जाएंगे। तो 180 डिग्री हो गया ये। तो ये राहु एंड केतु हैं, ये पावरफुल होते हैं। पावरफुल हम क्यों मानते हैं पावरफुल होते हैं? कि ये सन की जो लाइट है उसको जो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो पावरफुल होगा, क्योंकि सन की लाइट है सब जगह। मतलब जो सोलर सिस्टम में है सबसे स्ट्रॉन्ग लाइट किसकी है? वो सन की है। सन की लाइट से हम जिंदा। अब सन की अगर लाइट नहीं होगी तो गेहूं कैसे उगेगा, सब्जियां कैसे उगेंगी? कुछ भी नहीं होने वाला। विंड्स नहीं चलेंगी, बारिश नहीं होगी, जीवन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस तो तूने पता ही है, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो सब कुछ सन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो सन को ही ब्लॉक कर सकता है तो दैट बिकम्स वेरी पावरफुल प्रैक्टिकली। तो इसलिए राहु एंड केतु जो है, इसको हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि इट कैन क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स, राइट। और जरूरी नहीं है प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली इसकी इज्जत जो है बेचारे की खराब ही है, राहु केतु और शनि की। तो इसको प्यार से हम राकेश कहते हैं। दिखाई नहीं दे रहे।
मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरे आइकन पे क्लिक कर दो, मैं जब भी दिखाई नहीं दूं मेरे आइकन पे क्लिक करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा हमेशा, ठीक है। सर तो ये आपका आइकन, है जी, सर आइकन किधर है आपका? आइकन टॉप पे मिलेगा आपको, जहां पर सबके आइकन होंगे वहीं मैं कहीं छुपा बैठा हूँ सबके पास साथ। मैं तो पिन पे हूँ, मैंने तो पिन कर रखा है अपने आप को, फिर क्या प्रॉब्लम भाई। पिन कर लिया फिर मैंने। सर आप नहीं दिखाई दे रहे। तुसी इंज कर लो, अपने आप ਨੂੰ म्यूट करो। हाँ हुण तुसी देखो, हुण मैं आ गया, क्या मैं आ गया हूँ, क्या मैं प्रकट हो गया हूँ? अरे भाई क्या हो गया मेरे को, ठीक चलो। नो साइंस आपको समझ में आ गया, प्लैनेट्स, अब सबको हमने प्लैनेट्स ही बोलना, राहु केतु को जैसे हम शैडोई प्लैनेट नहीं बोलना, मून को सैटेलाइट नहीं बोलना, सन को हमने स्टार नहीं बोलना, हमें पता है लेकिन हमें बोलना नहीं है। बोलना इसलिए नहीं है कि बोलने को बोल सकते हैं, कोई ऐसे कर्फ्यू नहीं लगा दिया है, बट वो इजी के लिए भी, सन यहाँ है, वो मून यहाँ मार्स है, तो ये प्लैनेट है यहाँ, ये प्लैनेट, तो आसान हो जाता है बस, दैट्स ऑल। बट ऑल्दो वी नो सन इज अ स्टार, राहु एंड केतु आर शैडोज, नॉट planets, they are just intersection point of sun, moon, earth's path and the moon path, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सात्विक ने दो मूवमेंट ऑफ अर्थ पढ़ी हैं, एक है रोटेशन ऑफ अर्थ, एक है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन its axis, rotation of earth on its axis 24 hours on its axis with respect to sun is 24 hours। 24 घंटे में अर्थ जो है सन का चक्कर लगा लेती है। दूसरी सात्विक ने पढ़ी है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यह 365.25। ठीक पढ़ी, ये यही पढ़ी है, ठीक है ना। ये सबको सबने पढ़ी है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने तीसरी पढ़ानी है, which is the third movement of earth, ये नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है ना, वो मैंने पढ़ानी। ये अर्थ है तो हमको लगता है कि ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट नहीं कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, समझिए बात। लट्टू चलाया, किस किस बच्चे ने लट्टू नहीं चलाया बताओ, किस किस बच्चे ने लट्टू नहीं चलाया? सबने चलाया, इसका मतलब है ना, सबने चलाया। तो जब लट्टू स्लो हो जाता है तो फिर उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अर्थ की ये मूवमेंट भी है। तो दिस फुल वन मूवमेंट, हाउ मनी टाइम इट टेक्स? कितना है बताओ सात्विक, कितना बजे? 25,924 years। Yeah, it is 25,924 years, right? तो 25,924 साल होता है, तो इट इज नॉट वेरी अप्रिशिएबल इन आवर लाइफ। एक ईयर में कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, 25,924 साल। तो 1 ईयर में इसकी जो मूवमेंट है नेग्लिजिबल।
negligible. So it is 50.2388475 seconds per year. एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं अर्जू? वो डी थी ना, डी है ना हमारी डी। आपने कौन सा कोर्स किया और इधर कनाडा में आप पढ़ रहे हो अभी? वास्तु। अच्छा, मेरी स्टडीज में हाँ मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती हूँ। हाँ जी, सोशल साइंस एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी गुड है, ठीक है। हाँ जी। पता देखो स्वास्थ्य एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? बंदे मार के बेचारे हैं उनकी स्टडी, ह्यूमन जो रेस है उसकी स्टडी, उसके फॉसिल्स की स्टडी इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, राइट? ठीक है। तो 1 डिग्री जो डी होती है ना, स्कूल में डी होती थी, 180 डिग्री की डी होती है, हाँ, और उसमें छोटे छोटे जो होते हैं डिवीजन होते हैं वो मिनट्स, वो डिग्रीज के हैं। टोटल ये हो गया डी है तो 180 डिग्री हो गया, ये मतलब ये जो लाइन है ये 180 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो उसकी छोटी छोटी डी जैसे बनी होती थी, तो मतलब छोटी छोटी ऐसे बनी होती थी, छोटी छोटी, ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में। फिर इसके फर्दर सब डिवीजन है which is very hard to, means 1 degree is so small, so it is very hard to divide here, but when it goes into the universe तो फिर वो 1 डिग्री बहुत बड़ी हो जाएगी, it will be light years। तो उसके 60 parts is minutes and 1 minute is के फिर further part है seconds। तो 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds। so I am talking of कि इसकी अर्थ की जो वॉबलिंग की मूवमेंट है, जो वॉबल करती है, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, दिस टेक्स 50, दिस इज 50.238847 सेकंड्स पर ईयर। तो इतनी कम मूवमेंट है इसकी, छोटी सी मूवमेंट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सैकड़ों साल में फिर जो है वो अप्रिशिएबल हो जाती है। तो 70 साल में 1 डिग्री हो जाएगी तकरीबन, 70 इयर्स में 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, जैसे 25,924 है ना, ये 360 डिग्री में। तो 1 डिग्री जो है वो तकरीबन 70 इंटू 360, वो तकरीबन ये वैल्यू आ जाएगी, और 70 से ज्यादा होगी थोड़ी सी, तो वो वैल्यू जो है तकरीबन ये आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये बाद में पता चलेगा आपको, इसको हम कैसे यूज करेंगे, बट जस्ट टू टेल यू, ये लगद ने निकाली थी जो हिस्ट्री 700 BC, जो हमको अभी तक पता है। तो लगद वाज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर जिसने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। लगद नाम है बंदे का, आजकल तो ये ऐसा नाम कोई सुना नहीं हमने, कुंभकर्ण आजकल कोई नाम थोड़ा लगता है, तो ऐसे पुराने नाम कुछ अलग होते थे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, ये इसकी ये वैल्यू की इतनी कोई जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो कि भाई ये भी मूवमेंट होती है, ठीक है। अब आज का लास्ट एक ही चीज पढ़ानी है आपको, ठीक है। ये छुट्टी कर दो, बोर हो गए तो छुट्टी कर दो, अंधेरा बहुत है। ये आपका तो सवेरा होगा, स्वास्तिक की रात हो गई है। स्वास्तिक क्या टाइम मेरे 11:30। बोर हो गया? ठीक है, चलो पढ़ा लेते हैं। एक टॉपिक और झेल सकता हूँ। चलो ठीक, एक झेल ले यार, मेरे को झेल ले। नहीं झेलना है तो मतलब दिमाग में चला जाएगा एक और। 10 मिनट। ये देखिए कोई आदमी खड़ा, समझ लो कहाँ पे खड़ा, अर्थ पे। अर्थ हमको कैसे लगती है?
फ्लैट, ठीक है ना। तो ये समझ ले ईस्टर्न हॉराइजन है, ये वेस्टर्न हॉराइजन। हॉराइजन समझ गया, जहाँ पर जमीन और आकाश मिलते हैं। इंडिया में तो नहीं दिखते क्योंकि के पास हाई राइज बिल्डिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में तेरे को दिख जाएंगे। और ये जो है ये ऐसे अर्थ रोटेट होती रहती है, तो पता तेरे को अर्थ रोटेट होती है, ठीक है ना। ये जो ईस्टर्न हॉराइजन है, ठीक है ना, इसके और उसके बाद ये जो ये है, ये हमने इसके 12 जो है मैं बताता हूँ, 12 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और यार ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अर्थ रोटेट कर रही है। ये जो मैंने 12 जो डिवीजन बनाया है, ये ज़ोडिएक के डिवीजन बनाए हैं। ज़ोडिएक मतलब साइन के डिवीजन, ठीक है। ये मैं दोबारा एक बार समझाऊंगा जरूर, क्योंकि घुसता बड़ा मुश्किल है, मेरे भी नहीं घुसा था आसानी से पहली बार जब मैंने समझा था। अब ये जो मूव करती रहती है, तो ये यहाँ पर कोई साइन होगा, जैसे यहाँ साइन है 5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। 1 is Aries, 2 is Taurus, 3 is Gemini, 4th is Cancer, 5th is Leo। तो यहाँ 5 होएगा तो यहाँ पर 11 होएगा। उसके बाद ये अर्थ रोटेट कर जाएगी 5 के बाद, फिर यहाँ 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10 24 घंटे के बाद ये अर्थ ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ आई यार, अर्थ रोटेट करते ना, तो इधर साइन कोई है, उसको हम ज्योतिष में इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कैसे लिखते हैं, तो वो ऐसे होगा कि पहले हम बनाएंगे स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टिसेस बना देंगे, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, उसके वर्टिसेस बना देंगे, फिर मिड पॉइंट जोड़ लेंगे, इधर लिख देंगे 5, ये 5 ये 5 है। ये पता नहीं किसको समझ में आई बात, किसको नहीं समझ में आई, डोंट नो। ये 5 जो है ये है, ये 11 ये है, ये 11, ये 6 7 लेफ्ट और राइट में नॉर्थ साउथ होंगे। हाँ ये हो गया ना बेटा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब तू नॉर्थ साउथ अपने आप देख ले, मैं खुद ही कंफ्यूज समझ गया। ठीक है। ये 8 हो गया, ये 9 10 11 12 1 2 3 4। मंजू जी बात समझ में आ रही है? आलोक जी आ रही है मेरी बात समझ में? आई डोंट नो। यस सर, आ रही समझ। ठीक है ना। अब आप तो थोड़ा सा और समझना पड़ेगा आपको, या आप यूं समझ लो कि एक्चुअली में तो अर्थ जो है ये ऐसे है और ये साइंस ऐसे है, तो साइंस उसके बाहर घूम रहे हैं, अर्थ जो है बीच में है, इसके भी हमने 12 पार्ट कर लिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ अब ये जो है ये इसके भी 12 पार्ट है। जैसे संतरा होता है ना, संतरा की 12 फाके कर लिए अर्थ की, ऐसे हमने, तो 12 हो गए हाउसेस और 12 साइंस उसके ऊपर ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो अभी ये 5 है, दिस इज द साइन, और इसके 12 पार्ट करें। ये जो बनाया मैंने, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है। जो 12 पार्ट अर्थ के हैं वो हाउस है, जो 12 पार्ट ज़ोडिएक के हमने राशि कर ली वो साइंस है। जो ये 5 6 7 8 लिख रहा हूं मैं,
I hope I am able to make you understand. I don't know. मंजू जी बात समझ में आ रही है? अर्चना जी जी सर। समझ में आ रही है? गुड यार। बोल सर। 5 के बाद फिर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी 5 है, तो अर्थ जो है 24 घंटे में घूमती है, तो 2 घंटे बाद फिर यहाँ 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, तो ये हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन रात को देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते। लेकिन हमको इसमें दिन में रात में देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसकी टेबल अवेलेबल है, क्योंकि देयर इज द मूवमेंट है उसकी जो अर्थ की है विद रिस्पेक्ट टू सन, इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ये सबका एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, जो पिछले हजारों लाखों साल से एज इट इज है। तो इसलिए इसकी टेबल्स अवेलेबल है। सो यू डू नॉट नीड टू हैव अ टेलीस्कोप ऑन योर इन योर हाउस, नाइदर आई रिक्वायर दैट। ये आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी 5 है या 6 है या 7 है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे बना के लिखने की, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे। आर यू गेटिंग माय व्हाट आई वांट टू से, राइट? ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिखने में ना थोड़ा कई बार गलती होती है। 6 के बाद कभी हम 7 यहाँ लिख देंगे या पता नहीं 8, कंफ्यूज है। तो आपको 12-15 बना के आप एक बार लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन इसको कैसे हम बनाएंगे, आई विल बी टेलिंग यू नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, है ना? तो वो तो मैं बता दूंगा। ब्रिज जैसा साइन है ना, ब्रिज टाइप्स है ना, क्या रहा ब्रिज कौन सा? मतलब जैसा ऑर्डर जो है, जिन ऑर्डर्स में नंबर लिखे हुए हैं वो ब्रिज जैसे लगते हैं ना, मतलब मेरे को ड्रॉ करके बताना। क्या ड्रॉ करूंगा? जैसे इजी बनाने के लिए जो नंबर्स जा रहे हैं 1 2 3, ये सेंटर से बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। हाँ, ये वैसे तो यूं है और इसमें यूं है, इसमें हम बनाते हैं यूं है। ये नॉर्थ इंडियन सिस्टम है, इसमें ऐसे है, ये 7, फिर ये 8, this is the second house, then this is the third house, this is the fourth house, 10, this is the fifth house, 11, 12, 1, 7th house, फिर 8th house, second, 3, 4, 5, 6, 8 है, ये 9 है, ये 10, 11, ये 12। तो ये houses will remain fixed, signs will move on it। एक को तो स्टेशनरी हमें बनाना ही पड़ेगा। ये नॉर्थ इंडियन सिस्टम है। देयर आर अदर सिस्टम्स आल्सो, वेस्टर्न सिस्टम ऐसे ही बनता है। साउथ इंडिया का सिस्टम डिफरेंट है, ईस्ट का डिफरेंट है, कश्मीर का डिफरेंट है, पंजाब का वही है ना, उड़ीसा का डिफरेंट है, बंगाल का डिफरेंट है, श्रीलंका का डिफरेंट है। सबके अपने अपने अलग अलग हैं, बट मतलब कहने का मतलब बात एक ही है, वो सिर्फ डायग्राम डिफरेंट है और कुछ। फिर इसके अंदर प्लैनेट भी, अभी तो मैंने ये बताया, फिर इसके अंदर प्लैनेट भी है। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ठीक है, बस इतना पढ़ाना था मैंने आज। तो अभी मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि पहला मैंने बताया आपको वाटर H2O, ठीक है, तो उसके अंदर 4 पंचतत्व हैं, 4 पंचतत्व, पांचों पंचतत्व के मैंने आपको आइडिया दे दिया, ये आगे हमें काम आएगा। फिर मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी बताई, पहले तो ज़ोडिएक की डेफिनेशन बताई कि ज़ोडिएक क्या है, कि हमने सन और अर्थ के बीच की लाइन लगा ली, तो सारे प्लैनेट जो हैं उसी के आसपास घूम रहे हैं 8 डिग्री प्लस एंड माइनस। तो ये 16 डिग्री बेल्ट तो 360 डिग्री किया, ये ज़ोडिएक है। इसके जो 12 पार्ट्स हैं वो साइंस हैं। वो साइंस कहाँ से आ गए, तो किसी ऑब्जर्वर ने या किसी ऋषि मुनि ने या किसी आदमी ने पहली बार देखा कि जो 30 डिग्री जो है वो भेड़ जैसा लगता है, फिर नेक्स्ट 30 डिग्री जो है वो बैल जैसा लगता है, नेक्स्ट 30 डिग्री आदमी और औरत के फेसेस जैसा लगता है, फोर्थ क्रैब जैसा लगता है। तो सारे के सारे जो है वो किसी ना किसी एनिमल के ऊपर बेस्ड है, अदर देन दी लिब्रा। लिब्रा एनिमल पे नहीं है, बाकी सारे एनिमल पे है। फिर मैंने प्लैनेट्स बताया आपको,
हमारे को पता है सन इज अ स्टार, अर्थ इज, मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड राहु केतु आर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, बट हमें सभी को बोलना प्लेनेट है इजी के लिए। दोनों साइंस और प्लैनेट्स की मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया जिसमें आपको याद करना है। साइंस का तो बिल्कुल ठीक है जो, लेकिन प्लैनेट का बताया वो ठीक नहीं है, बट आपको याद ऐसा करना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अर्थ की 3 मूवमेंट्स हैं। अभी जो हमने ये यूज किया है इसके अंदर ये रोटेशन यूज किया है। ये अर्थ अगर यहाँ है तो अर्थ 24 घंटे में घूम रही है, तो ये जो साइन यहाँ पर आएगा 5, फिर पहले 5 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो डेली ये चेंज होंगे, हर 2-2 घंटे के बाद चेंज होंगे। ठीक है, तो ये कैसे हम पता चलेंगे कि यहाँ 5 आएगा 6 आएगा किस टाइम पे, इसकी टेबल्स अवेलेबल है, वो दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास कैसे। एनी क्वेश्चंस? वेरी गुड है, देयर इज नो क्वेश्चन, वेरी गुड है। अर्जुन टाइम क्या हो रहा है इस समय ब्रैम्पटन में? 7:41 AM 7:30 मॉर्निंग क्या है? सुबह के। हाँ? हाँ जी, या मॉर्निंग 7:30 AM। 9.5 घंटे का फर्क आ रहा है। नहीं, या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। वो मेरे को ठीक लगता है, वो उसका वो सरी वाला वो ठीक लगता है, उसका 11:30 या 11:30 घंटे का रहता है, वो आसान है याद रखना। ठीक है, ये कितना टाइम जोन का डिफरेंस है स्वास्थ्य पाकिस्तान और हमारा? आधे घंटे का। बट वेरी गुड। चलो, तो टाइम जोन फिर नेक्स्ट क्लास में हम यूज मतलब समझेंगे। ठीक है, 30 मिनट्स पे डिवाइड होते हैं ना टाइम जोन्स? नहीं बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेपाल का 5:45 है ना, 15 मिनट्स अहेड है हमसे। बांग्लादेश हमसे हाफ एन आवर अहेड है। इंडिया कंसिडर नहीं करता ना टाइम जोन्स, जैसे गुजरात एंड वेस्ट बंगाल में 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। तो वजह यहाँ पर इंडियंस जो है समझ नहीं पाएंगे इसको टाइम जोन्स को ना। वहाँ तो अमेरिका में, रशिया में तो वो यूज कर ही रहे हैं काफी टाइम से। अब नया अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ गया था ना जब, ये मतलब असम, तो बड़ा अजीब लगा था क्योंकि दिल्ली और इसमें भी घंटे से ऊपर का फर्क हो गया करीब। तो एकदम से मतलब 4 बजे ही अंधेरा होने लग गया सर्दियों में। अभी हमारे यहाँ पे मतलब 10 PM तक सनसेट जाता है, 10 PM से पहले सनसेट ही नहीं होता। बहुत मतलब सन बहुत ऊपर रहता है आजकल, तो पीक समर्स है ना। उल्टा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे 4 o'clock in the evening, 4 o'clock. Okay, thank you very much. Bye, thank you sir.